स्टडी इन जापान। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो वीडियो का नाम पता चल गया कि स्टडी इन जापान। तो जापान के अंदर दो मेजर इनटेक रहते हैं। तो फर्स्ट जो कि अक्टूबर में है, तो अनदर वन अप्रैल में रहता है। जिन बच्चों ने लैंग्वेज में जाना है तो हर दूसरे महीने लैंग्वेज के जो पोर्टल हैं बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खुले रहते हैं। जापान गवर्नमेंट को भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में जापान में अप्रोक्स 3,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो जापान गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम इस टारगेट को 4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक आने वाले टाइम में लेकर जाएं। तो जापान में अगर आपने जाना है तो जापान गवर्नमेंट भी इंडियन स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 28 घंटे वर्किंग राइट प्रोवाइड करती है। आप 28 घंटे हफ्ते में काम कर सकते हैं। इवन जापान में जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो अप टू 1 ईयर का है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। तो जापान में आप अपनी स्पाउस को और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। और जापान में पीआर का भी ऑप्शन है, बट किन के लिए? जो हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो अगर आप जापान में अपनी मास्टर डिग्री करते हैं तो मे बी आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी विद इन 1 to 3 ईयर्स के अंदर मिल सकती है, अगर आप वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं। उनके पॉइंट वे सिस्टम से अगर आप अपनी पीआर अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पॉइंट 80 प्लस बनते हैं तो आपको आपकी पीआर में भी 1 साल में मिल जाए। 80 से कम बनते हैं मे बी आपको 3 साल लग सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में नहीं आते तब आपको जापान में एटलीस्ट 5 साल से लेकर 8 साल कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आपको जापान की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, सर जापान में एडमिशन लेने के लिए जापानी लैंग्वेज ज़रूरी है, तो क्या जापान में एडमिशन लेने के लिए ईजेयू एग्ज़ाम, जिसको हम एग्जामिनेशंस फॉर जापानीज यूनिवर्सिटीज़ का कहते हैं, जो ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट होता है, वो मैंडेटरी है? तो ऐसा है, जापान गवर्नमेंट ने भी अपनी जो एडमिशन पॉलिसीज़ वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने रिलैक्स की है। अभी आप जापान में विदाउट ईजेयू एग्ज़ाम भी डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर के एडमिशन्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बट अभी आप विदाउट गिविंग ईजेयू एग्ज़ाम भी जापान में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो इंग्लिश टॉट में हैं बैचलर के, उसमें एडमिशन मिल सकता है। मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए पहले भी कोई चैलेंज नहीं था। आपने अपनी बैचलर डिग्री अप्रोप्रिएट की है, आपके पास आइल्स है और टॉफल, दो ही लैंग्वेज दे आर एक्सेप्टिंग, आइल्स और टॉफल, तो आपको वहां पर एडमिशन के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो अभी जापान गवर्नमेंट ने यह भी बताया है, इवन जापान गवर्नमेंट जो उनका जासो है, जो उनका मैक्स स्कॉलरशिप रहता है, उनकी हमें रेगुलर ईमेल्स आती रहती हैं और हम इंटरनेशनली उनके जितने भी कुछ एग्जीबिशंस डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं उनको भी अटेंड करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। उससे रिलेटेड भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपने जापान में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप जापान से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो सीओई क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसको कैसे ऑब्टेन करना पड़ता है, जापान में फंड्स कैसे दिखाए जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट कैसे दिखाए जाते हैं, डिपेंडेंट जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जापान में जो आपकी हायर एजुकेशन है दैट इज इकोनॉमिकल। अगर आप वर्ड्स की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज 1000 निकालते हैं तो उनमें से 23 यूनिवर्सिटी उन 1000 यूनिवर्सिटीज में से जापान की आपको मिलेंगी। तो आपका अगर एक्सक्लूसिव टारगेट जापान में अच्छी स्टडी करने का है वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में, तो जापान इज द वेरी गुड डेस्टिनेशन। और इकोनॉमिकल स्टडी, तो इकोनॉमिकल स्टडी मीन्स आपकी जो ट्यूशन फीस है 4 लाख, 3.5-4 लाख से स्टार्ट होकर इंग्लिश टॉट में, तो आपको 6 लाख में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में मिल सकती हैं। अगर आपको वहां पर स्कॉलरशिप मिलता है, जासो स्कॉलरशिप या मैक्स स्कॉलरशिप, इवन फिर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, तो ऐसा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो मे बी आपकी जो ट्यूशन फीस है टोटली वेवर हो पाए, इवन आपको रिटर्न टिकट में भी रिइंबर्समेंट मिल पाए, और साथ में स्टाइपेंड भी मिल पाए और साथ में अकोमोडेशन भी फ्री मिल सकती है। बट
वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 वाली लाइन में नंबर हैं, 90 वाली लाइन में, तो उनको इस टाइप के स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप है वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मे बी 50% वेवर है, 20%, 30%, ऐसे स्कॉलरशिपों को भी आप इनकैश कर सकते हैं। तो जापान गवर्नमेंट ने और जापान की यूनिवर्सिटीज ने कहा है जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग IB डिप्लोमा किया हुआ है, जहां A लेवल किया हुआ है, जहां ACT किया हुआ है, जहां जिन बच्चों ने EJU एग्जाम दिया हुआ है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। CBSE वाले स्टूडेंट्स जिन बच्चों की एजुकेशन CBSE से हुई है तो वो विदाउट गिविंग EJU एग्जाम भी वहां की बैचलर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी जापान में डायरेक्टली इंग्लिश टॉट में वहां की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आपकी प्रोफाइल, आपके परसेंटेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ये वीडियो डाली है, देखने के बाद आप में मेरे 50-55% सर मैंने जापान में जाना है, ऐसे केसेस के लिए हमारे लिए चैलेंजेस रहेंगे। ऐसे केसेस के लिए वहां पर एडमिशन लेना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन आप 65 वाली लाइन में हैं, आप CBSE, ICIC या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, IELTS में 6 बैंड हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है हर एक यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आपको मिल सकता है। बिजनेस के, इंजीनियरिंग के और आपको इवन मेडिकल से रिलेटेड इंग्लिश डॉट बैचलर में वहां पर एडमिशन वहां की यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। अभी आते हैं COE कैसे मिलती है। तो अगर आपने जापान में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आपको 15 से 20 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा। साथ में सोर्स, आपकी जो फैमिली की इनकम है वो ज्वाइंटली भी हो सकती है। आपके फादर मदर की 12 से लेकर 15-16 लाख की साल की इनकम है, वो उनके इनकम टैक्स से रिटर्न भर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में भेजने पड़ते हैं। तो वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज आपकी COE वहां की माइग्रेशन एजेंसी में अप्लाई करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने जापान का एडमिशन अपने लेवल पर प्रोसेस किया है, आपको टेक्निकली कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है कि डॉक्यूमेंटों को कैसे प्रिपेयर करना है, फंड्स कैसे शो करने हैं, आपके पास फंड्स नहीं हैं, तो उनमें भी हम टेक्निकली आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी COE वहां से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आ चुका है, आपने इंडिया से इसका स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी सेपरेटली हेल्प कर सकती है। आप जापान पहुंच चुके हैं, डिपेंडेंट वीज़ा मतलब स्पाउस और बच्चों के वीज़ाज अप्लाई करने हैं, अगर आपने अपनी स्पाउस की COE जनरेट करवा ली हुई है तो उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चे UK जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, कनाडा जैसी, US जैसी कंट्री में जाकर एक साल की 15-16 लाख से लेकर 30 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, तो वो जस्ट वेस्ट है। अगर आप जापान की एजुकेशन के साथ, जापान की यूनिवर्सिटीज के साथ उन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करते हैं, इवन जो आपने साल की फीस वहां दी है इन कंट्रीज में जो मैंने 5 बताई हैं, उतनी साल की फीस में आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं जापान जैसी कंट्री में। तो इवन उससे ज्यादा आपको एडवांटेजेस जहां पर मिल सकते हैं जापान में। अगर आप एम्बेसी फीसेस के साथ भी कंपेयर करते हैं जापान को US के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, UK के साथ, तो जापान की जो एम्बेसी फीस है जो स्टडी वीजा की है 5-6 हज़ार रुपए की है, जस्ट 5 to 6,000 इंडियन रुपीज इंक्लूडिंग VFS चार्जेस। तो आप देखिए कि कितनी अपनी सेविंग करवा सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी इकोनॉमिकल बजट में। अगर आप वेजेस को लेकर चलते हैं तो आपको भी जो वेजेस हैं, अगर आप इन 5 कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो इतने वेजेस भी आप वहां पर अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन जापान में हायर स्टडीज की है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।